अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है वो बयान करता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन जिनकी ज़रूरी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा ये भी बयान करता है कि जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाने हैं उनको किस तरह रजिस्टर करवाया जाएगा, उनका क्या प्रोसीजर होगा। और ये भी कहता है कि जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाएंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है वो एविडेंशरी वैल्यू अपनी कायम कर लेंगे, और अगर हम उन्हें रजिस्टर नहीं करवाते तो अपनी एविडेंशरी वैल्यू जो है वो खो देते हैं, लूज़ कर देते हैं। फिर आगे इसकी रेलिवेंट प्रोविजन जो है वो सेक्शन 17 बनता है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, जिसमें बयान किए गए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट के। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर आप कोई भी बात, कोई भी अल्फाज, कोई सिंबल, कुछ भी एनीथिंग आपने रिकॉर्ड किया है ताकि आप उसको याद रख सको और उसको आप सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सको, वो एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। फिर नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन के। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का मतलब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को लागू करवा सकते हो जिसका ताल्लुक कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो, वो डॉक्यूमेंट्स, और उनके ऊपर हुकूमत जो है वो अपनी स्टैंप लगा दे। ये हुकूमत की जो स्टैंप लगती है इसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, और इस रजिस्ट्रेशन की वजह से हम उस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं सबूत के तौर पे। ये रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा जो है मीनिंग बनता है। आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के। रजिस्ट्रेशन का मकसद क्या है? रजिस्ट्रेशन बेसिकली हुकूमत इसलिए करती है ताकि वो ये देख सके कि उसने किस लैंड ओनर से कितना लैंड रेवेन्यू वसूल करना है। मिसाल के तौर पे एक लैंड ओनर की ज़मीन जो है वो 10 एकड़ है और एक की 5 एकड़ है, लेकिन हुकूमत को नहीं पता कि किस लैंड ओनर की कितनी ज़मीन है। तो वो जब अपनी ज़मीन के दस्तावेज़ हुकूमत को देता है कि भाई ये मेरे रजिस्टर कर दो, तो इस तरह उसका डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाता है और हुकूमत भी जान लेती है कि अच्छा इस बंदे की जो है 10 एकड़ ज़मीन है और इस बंदे की 5 एकड़ ज़मीन है, तो मैं इससे 10 एकड़ के हिसाब से लैंड रेवेन्यू वसूल करूँगा और इससे 5 एकड़ के हिसाब से जो है लैंड रेवेन्यू वसूल करूँगा। और इसी तरह ही रजिस्ट्रेशन की वजह से उन लोगों को सिक्योरिटीज़ जो है वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है सेक्शन 17 के तहत। सबसे पहले है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट, के जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप लेन देन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं गिफ्ट के तहत, उस गिफ्ट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी तौर पे आपने करवानी होती है। दूसरे नंबर पे है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका ताल्लुक विल या जो कोडिसाइल्स होते हैं, मतलब वसीयतनामे, उनसे ना हो। इन दोनों चीज़ों से हट के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, और उनकी भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो जाती है अगर उनका ताल्लुक उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो जिसकी मालियत 100 रुपये या उससे ज़्यादा की हो। फिर तीसरे नंबर पे इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू रिसीट। रिसीट्स बेसिकली वो होती हैं जो आप वसूली लेते हो किसी किसी भी चीज़ की। आपने किसी को पैसे दिए और उसने बदले में आपको चिट फाड़ के दे दी कि ये मैंने इस बंदे से इतने पैसे वसूल किए हैं, ये रिसीट होती है। तो वो रिसीट भी आपने लाजमी तौर पे रजिस्टर करवानी होती है। फिर लीज डीड आ जाती है। लीज डीड को भी आप लाजमी तौर पे रजिस्टर करवाते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू डिक्री एंड ऑर्डर। डिक्री एंड ऑर्डर हमें पता है कि ये अदालत का हुक्म होता है, तो वो अदालत का हुक्म जिसका ताल्लुक इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो जिसकी मालियत 100 रुपये या उससे ज़्यादा की है, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन लाजमी तौर पर करवानी होती है। फिर अडॉप्शन आ जाती है कि वो अथॉरिटीज़ ऑफ अडॉप्शन जो 1872 से पहले एग्जीक्यूट हुई लेकिन बाद में उनको विल से जो है वो कंफर्म नहीं किया गया, तो फिर उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी करवानी पड़ती है। फिर आ जाएंगे एनी अदर डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रजिस्ट्रेबल अंडर एनी एक्ट के। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से हट के किसी भी एक्ट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टरेबल हो तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन लाजमी हो जाती है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत।
फिर वैल्यू ऑफ डॉक्यूमेंट मोर देन 100 के कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें मालियत 100 रुपये या उससे ज़्यादा की हो वो हमने रजिस्टर करवानी होती है। मॉर्टगेज डीड जो है वो रजिस्टर करवानी होती है। सेल जिसकी मालियत प्रॉपर्टी की 100 या उससे ज़्यादा की हो उसकी हमने लाजमी तौर पे रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। एक्सचेंज, एक्सचेंज में हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लेते हैं, लेकिन वो बदले में जो दूसरी चीज़ ली जाती है वो पैसे नहीं होते। ठीक है, इसमें एक घर के बदले अगर किसी बंदे ने एक घर जो है वो बेचना है तो उसने बदले में उस दूसरे मालिक से उसका घर ले लिया है, तो एक घर के बदले दूसरा घर ले लेना ये एक्सचेंज कहलाता है। और अगर इनकी मालियत भी 100 रुपये से ज़्यादा की होगी या 100 रुपये होगी तो उसकी जो एक्सचेंज डीड बनेगी वो भी लाजमी तौर पे रजिस्टर करवानी पड़ेगी। फिर पार्टीशन के वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ की तकसीम करवाते हैं, ज़मीन जो है या घर है उसकी हम तकसीम करवाएंगे, वो भी लाजमी तौर पे रजिस्टर करवाना पड़ता है। फिर कि जिससे पता चल जाए कि अब ये हिस्सा जो है वो फ़लाँ मालिक का है, दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरे मालिक का है। फिर आ जाएगा चार्ज के कोई भी राइटिंग, कोई भी मतलब राइटिंग मतलब दस्तावेज़, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर आपको कोई भी इख्तियार जो है वो मिल रहा हो उसको भी लाजमी तौर पे रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको सेक्शन 17 एग्जम्प्ट करती है, मतलब वो कहती है कि भाई ठीक है इनके रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। जिनमें आ जाएंगे शेयर्स, डिबेंचर्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स, सेल सर्टिफिकेट्स, इंडोर्समेंट, कंपोजिशन डीड। अब इफ़ेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन को देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या असरात पैदा होते हैं। जब हम एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा लेते हैं तो बेसिकली उसकी जो एविडेंशरी वैल्यू होती है, मतलब हम उसको सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी एविडेंशरी वैल्यू जो है वो कायम हो जाती है। और फिर वो जब उसकी एविडेंशरी वैल्यू कायम हो जाती है तो फिर हम उसको लागू भी करवा सकते हैं, कैन बी इन्फोर्स्ड, वो लागू भी करवा सकते हैं। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है इस एक्ट के अंदर या किसी भी एक्ट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टरेबल है लाजमी तौर पे और वो रजिस्टर नहीं करवाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी एविडेंशरी वैल्यू जो है उसको लूज़ कर देता है, वो खो जाती है उसे। और दूसरे नंबर पे फिर हम उस डॉक्यूमेंट को इन्फोर्स भी नहीं करवा सकते। आगे स्कोप देख लेते हैं। स्कोप जो है सेक्शन 17 का वो बयान करता है तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम दस्तावेज़ात जिनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी पड़ती है। फिर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन फॉरेन स्टेट्स के बैरून मुल्क में, पाकिस्तान से बाहर अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, बना है, उसके ऊपर कोई भी काम जो है वो हुआ है तो वो जब पाकिस्तान में आएगा तो उसको भी पाकिस्तान की रियासत का जो कानून है उसके मुताबिक उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर हम उसको रजिस्टर नहीं करवाते तो वो सबूत के तौर पे पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता। लास्ट पे आ जाएगी कंक्लूजन। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी जो है साबित होगा। तो जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरीज़ हैं तो नीचे मेरी ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप उस पर मुझे ईमेल करके कोई भी बात आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं जो हमारी स्टडी से रिलेटेड है। और लास्ट पे ये कहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।